डियर स्टूडेंट, नमस्कार। इससे पूर्व वीडियो में हमने अध्ययन किया था फिशर के मुद्रा प्रमाण सिद्धांत, जिसमें हमने अब तक पढ़ा था फिशर के मुद्रा प्रमाण सिद्धांत का परिचय, इसकी मान्यताएं, इसकी व्याख्या। फिशर ने अपने सिद्धांत में बताया था कि मुद्रा की मात्रा एवं मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा में हम दोगुनी वृद्धि करेंगे तो वो मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा, तथा मुद्रा की मात्रा में यदि हम 4 गुना वृद्धि करेंगे तो मुद्रा का मूल्य 1/4 रह जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने मुद्रा की मात्रा एवं सामान्य मूल्य स्तर अर्थात कीमत स्तर में सीधा या प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध बताया था। प्रोफेसर फिशर ने बताया था कि यदि मुद्रा की मात्रा को हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो वस्तु की कीमतें या वस्तु का मूल्य भी 2 गुना बढ़ जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा में हम 4 गुना वृद्धि करेंगे तो सामान्य कीमत स्तर भी 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा हम आधी कर देंगे तो सामान्य कीमत स्तर भी आधा रह जाएगा। तो हमने इससे पूर्व वीडियो में पढ़ा कि फिशर के समीकरण में फिशर ने क्या क्या बताया। इसका पिछले वीडियो में कुछ पार्ट रह गया था, जिसमें था फिशर के सिद्धांत की आलोचनाएं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रश्न आ जाता है कि फिशर के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो आपको इसका आंसर कैसे देना है। मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि पहले तो फिशर के सिद्धांत का परिचय देना है आपको, फिर फिशर के सिद्धांत की मान्यताएं, फिर सिद्धांत की व्याख्या, फिर उसके बाद में सिद्धांत की आपको आलोचना बतानी है, और बाद में 3-4 लाइन में आपको निष्कर्ष बताना है। तो आज हम अध्ययन करेंगे फिशर के सिद्धांत की आलोचना की। फिशर के सिद्धांत में बहुत सारी खूबियाँ थी, उसके बावजूद भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने फिशर के सिद्धांत की आलोचना की, जिसमें पहला है ये अल्पकाल में लागू नहीं होता। मानी फिशर का जो सिद्धांत है वो केवल दीर्घकाल में लागू होता है, इस वजह से इसको हम दीर्घकालीन सिद्धांत भी कहते हैं। ये बताता है कि जो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से मुद्रा की कीमत में जो परिवर्तन होता है वो दीर्घकाल में जाकर होता है, मानी तत्काल उसका कोई असर नहीं होता। हम यूँ कहें कि यदि मुद्रा की मात्रा में आज किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ तो आज या 1-2 दिन में कीमत स्तर में कोई परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव कीमत स्तर में दीर्घकाल के रूप में पड़ता है। ये सिद्धांत जो अल्पकालीन परिवर्तन है उनकी कोई चर्चा नहीं करता। नेक्स्ट है इस सिद्धांत की अवास्तविक मान्यताएं। मानी इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं इसके आलोचकों ने उनको अवास्तविक बताया। जैसे वी, हमने इसकी मान्यताओं में पढ़ा था कि वी और एम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वी यानी प्रचलन वेग। हमने फिशर के सिद्धांत में पढ़ा था मान्यताओं में कि वी प्राइम टी आदि क्या स्थिर रहते हैं, इनको स्थिर मान लिया जाता है। और सिद्धांत में बताया था कि एम में जो परिवर्तन होता है उसका वी प्राइम टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का वी प्राइम टी आदि पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी हमने इसमें पढ़ा था कि एम और एम प्राइम में एक आनुपातिक स्थिर संबंध पाया जाता है, अर्थात जिस अनुपात में एम बढ़ता है एम प्राइम भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ये जो कुछ मान्यताएं हैं इसके आलोचकों ने इनको अवास्तविक मान्यताओं की संज्ञा दी। नेक्स्ट है ये सिद्धांत पूर्ण रोजगार की स्थिति को मानकर चलता है, जिससे इसका उपयोग सीमित हो जाता है। मानी इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि उत्पादन के सभी साधन रोजगार में लगे रहते हैं, किसी प्रकार का कोई साधन बेरोजगार नहीं है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि उत्पादन के कुछ साधन बेकार पाए जाते हैं,
अप्रयुक्त होते हैं। अब इस बेकार साधनों को हम काम में लगाकर टी को बढ़ा सकते हैं, अर्थात उत्पादन की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे भूमि का एक टुकड़ा जो बेकार पड़ा हुआ है उसको समतल करके उसको उपजाऊ बनाकर उस पर खेती की जा सकती है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करे तो उससे कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाए। तो जैसा हमने उदाहरण लिया था कि एक बेकार पड़े कृषि भूमि के टुकड़े पर हम जब खेती करते हैं तो कृषि उत्पादन बढ़ता है, जिससे कीमतें किसी प्रकार की नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत में एम के परिवर्तन का प्रभाव पी पर बतलाया गया है, लेकिन पी के परिवर्तन का प्रभाव एम पर नहीं बतलाया गया, जिससे भी इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन का सीधा प्रभाव कीमत स्तर के परिवर्तन में देखा जाता है, लेकिन आधुनिक मत इससे भिन्न है। मानी फिशर ने अपने सिद्धांत में बताया था कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा संबंध होता है, अर्थात जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसके जो आलोचक ये कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कीमत स्तर में सीधा या आनुपातिक परिवर्तन नहीं होता। ये कई घुमावदार प्रक्रिया से या कई घुमावदार रास्तों से गुजरता है, उसके बाद में कीमत स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, कीमतों की वृद्धि पर एकाधिकार की दशाओं, लागत वृद्धि के नियम व अन्य कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। मानी इसी फिशर के सिद्धांत के आलोचक ये कहते हैं कि कीमत स्तर पर न केवल मुद्रा की मात्रा का प्रभाव पड़ता है, बल्कि कुछ आर्थिक तत्वों का भी मुद्रा की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एकाधिकार की दशा, यदि जिस क्षेत्र में एकाधिकार ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर वस्तु की कीमत ऊंची होती है। लागत वृद्धि नियम, यदि लागत वृद्धि नियम से उत्पादन बढ़ता है तो भी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें में बढ़ेगी। नेक्स्ट आपके कि इस सिद्धांत में मुद्रा के प्रचलन वेग को स्वीकार किया गया है, लेकिन वस्तुओं के प्रचलन वेग के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। जिस प्रकार मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में कई हाथों में गुजरती है, उसी प्रकार वस्तुएं भी उत्पादकों से थोक विक्रेताओं के पास जाती है और थोक विक्रेताओं से खुदरा विक्रेताओं के पास जाती है और उसके बाद में उपभोक्ता के पास जाती है। मानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय अवधि में कई हाथों से गुजरती है, उसी प्रकार वस्तुओं की एक इकाई एक समय में एक निश्चित समय अवधि में कई हाथों से गुजरती है, जो है उत्पादन से थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और फिर उपभोक्ता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक देश में वस्तुओं के मूल्य में किसी अन्य देश या देशों में प्रचलित मूल्यों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए इस सिद्धांत में कोई स्थान नहीं है। मानिए आज हम देखते हैं पूरा विश्व है एक वैश्विक आर्थिक तंत्र में फंसा हुआ है। मानी आज दूसरे देश में कोई आर्थिक समस्या पैदा होती है, उसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ता है। अर्थात जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें कि अमेरिका पर कोई आर्थिक संकट आता है, चीन पर कोई आर्थिक संकट आता है, इंग्लैंड पर कोई आर्थिक संकट आता है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से भारत पर भी पड़ेगा। मानी विदेशों में किसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, मूल्य में वृद्धि होती है, तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ेगा। भारत में भी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निश्चित वृद्धि होगी। तो इस बात की फिशर सिद्धांत कोई चर्चा नहीं करता। नेक्स्ट है, सामान्य मूल्य स्तर या देश में मूल्य स्थिति पर माल संग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। मानी जो सामान्य कीमत स्तर है उस पर मुद्रा की मात्रा का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो माल का जो संग्रह किया जाता है उसका भी कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ता है। यदि व्यापारी ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का संग्रह कर ले, माल का संग्रह कर ले और फ्यूचर में बेचना चाहे,
तो मनी एक तरह से कृत्रिम कमी पैदा कर दे तो उससे भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी। इस बात के फिशर सिद्धांत कोई चर्चा नहीं करता। नेक्स्ट है, फिशर का समीकरण तो एक स्वयं सिद्ध कथन है कि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग आपस में बराबर होते हैं। इससे हम एक आइडेंटिटी कहते हैं। इसका विशेष महत्व नहीं माना गया। तो उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी आज भी इस सिद्धांत की आर्थिक जगत में काफ़ी महत्व है।